नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की घोषणा कर दी है, आगामी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की और उपचुनाव की। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी परीक्षा है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं। ये इस चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र से हम शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में टोटल जो हैं वो 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में पहले फेज में चुनाव होगा, मतलब एक ही फेज में चुनाव होगा। 20 नवंबर को पोलिंग होगी, 23 को काउंटिंग हो जाएगी। अगर बात करें महाराष्ट्र के इस समय के राजनीतिक समीकरण की, तो महाराष्ट्र में महायुति, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार शामिल हैं, उसके पास टोटल 202 सीटें हैं 288 में से। हालांकि यहाँ पर चुनाव जो था उस समय सरकार यहाँ पर महाविकास आघाड़ी ने बनाई थी, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल थे। उस समय शिवसेना और एनसीपी में फाड़ नहीं हुई थी, बंटवारा नहीं था। उसके बाद बीजेपी ने बीच में सरकार गिराई, एकनाथ शिंदे को अपनी तरफ लिया, अजीत पवार को अपनी तरफ लिया और महायुति ने 202 का आंकड़ा इकट्ठा कर यहाँ पर सरकार बना ली। सबसे बड़ा मुद्दा जो महाराष्ट्र में चुनाव का है वो है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो बहुमत महाविकास आघाड़ी को मिला था, वो बहुमत भाजपा ने छीन लिया। और उसका रोष क्या है जनता में, किस तरीके से लोग रिएक्ट करेंगे जब विधानसभा का चुनाव आएगा। और जो परीक्षा है यहाँ पर सबसे बड़ी, वो शरद पवार, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और शिवसेना की है। इन 4 लोगों की यहाँ पर सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ी परीक्षा ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस का जो 2024 का माहौल था वो अब धूमिल हो चुका है। लगातार जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जो कांग्रेस एक हाइप बनाने का कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि हाइप बनेगा और दलितों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस जो है वो एग्रेसिव थी। हरियाणा चुनाव में वो मुद्दा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। उल्टा वहां पर तो ये हुआ कि हुड्डा गुट ने कुमारी शैलजा का अपमान तक कर दिया, एक दलित नेता का अपमान कर दिया। महाराष्ट्र में भी जो दलित पॉपुलेशन है वो अच्छा खासा दलित पॉपुलेशन है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार रहा है, लेकिन वहां से बीएसपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई। बाकी सभी स्टेट में बीएसपी ने कभी ना कभी 1 से 2 सीटें निकाली है, लेकिन इतना बढ़िया जनाधार होने के बाद भी बीएसपी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं जीत पाई, क्योंकि वहां पर जो बहुजनों के संगठन में बहुत ज्यादा है। वहां के बहुजन जो है वो सचेत हैं, उनके अंदर चेतना है, लेकिन वहां पर संगठन इतने ज्यादा हैं कि वो बटे हुए हैं अलग अलग। मैं आपको बताऊं अब झारखंड की, तो झारखंड में 81 सीटें हैं। 81 में यहाँ पर झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें वहां पर 1 फेज में होगा। वहां पर भी नक्सल प्रभावित 15 से 16 सीटें हैं, लेकिन वहां पर जो चुनाव है वो एक ही फेज में होगा। झारखंड में नक्सल प्रभावित सीटों की वजह से 13 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होगा, 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव होगा और 23 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। अगर हम झारखंड के समीकरण की बात करें तो इस समय झारखंड में जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन में है। 44 सीटें इस गठबंधन के पास वहां पर है, अलायंस के पास वहां पर है, जिसमें जेएमएम के पास 25, कांग्रेस के पास 17, बीजेपी के पास 35 सीटें हैं और एक और जो गुट है उसके पास 3 सीटें हैं। और मैं आपको बताऊं कि हेमंत सोरेन जेल गए, जिस तरीके से उनके ऊपर वो घोटाला में उनका नाम आया, फिर वो जेल गए, उनकी जमानत हुई। जब वो जेल गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अपनी जगह वो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना के गए। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने फिर मुख्यमंत्री पदभार संभाला और चंपई सोरेन को पद छोड़ना पड़ा। चंपई सोरेन इस बात से नाराज हुए। चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भाजपा ने वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ने की कोशिश की और चंपई सोरेन को अपने साथ मिला लिया। अब यह भी बड़ा मुद्दा है कि चंपई सोरेन वहां पर बीजेपी के साथ में है, तो ये सबसे बड़ी जो दोनों पार्टियों के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है। मैं मानता हूं कि एक तो जेएमएम को अपने आप को साबित करना है कि उनकी पार्टी का एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि हेमंत सोरेन के बाद नंबर 2 पे थे, जिनको चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब जेएमएम के पास वहां कितना कुछ आधार बचा है, क्या वो चुनाव जीत पाएगी। और उसके बाद बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की, तो क्या उससे जेएमएम और जो वहां के लोग थे वो नाराज हैं, और क्या चंपई सोरेन को अपने साथ लाकर बीजेपी जो है वो कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ऐसे ही
चंपई सोरेन के साथ भी माहौल नहीं बन पाएगा। हालांकि इस समय देखा जाए तो झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, उसके पास 35 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जिसकी बहुत लंबे समय से इंतजार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का हो रहा था। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मैं आपको बताऊं 10 सीटों पर बाय इलेक्शंस को लेकर बात चल रही थी। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मिल्कीपुर में एक पिटीशन जो है वो पड़ी है, जिसको लेकर 2022 में जो बाबा गोरखनाथ थे, जो अवधेश प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। उसकी वजह से मिल्कीपुर में चुनाव जो है वो नहीं हो रहा है। या फिर इसको देख लीजिए कि भाजपा के भीतर की एक डर भी इसको बताया जाता है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। उसके अलावा सीमा मऊ, जो जहां पर जो सपा के पास है जो सीट, फूलपुर जो बीजेपी के पास है, मैनपुरी जो सपा के पास है, करहल जो सपा के पास है, मझवा जो निषाद पार्टी के पास है, कटेरी जो सपा के पास है, कुंदुर्की जो सपा के पास है, खैर जो बीजेपी के पास है, मीरापुर आरएलडी और गाजियाबाद सदर जो कि बीजेपी के पास, इन 9 सीटों पर चुनाव होगा। अब ये देखना है कि ये जो 9 सीटों का जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है अखिलेश राहुल और नहीं अखिलेश योगी और मायावती के लिए। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो 2024 में समीकरण बना, उसको देखा जाए तो सपा के फेवर में समीकरण बना। सपा को जिस तरीके से लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दे पूरी तरीके से नकारा, जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा था उसको लोगों ने पूरी तरीके से नकारा, और समाजवादी पार्टी ने जो जातीय समीकरण बनाए थे उसकी ओर जो थे लोग आकर्षित हुए। खासकर एक बड़ी संख्या में दलित वोटर भी समाजवादी पार्टी की तरफ गया। और बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव की नस पकड़ने को लेकर नाकामयाब रही, भाप नहीं पाई, और बीएसपी को 24 में कुछ भी सफलता नहीं मिली। ऐसे में बीएसपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है, अपनी विरासत अपनी साख को बचाने का चुनाव हो जाता है, क्योंकि बीएसपी भी इस बार सभी सीटों पर उपचुनाव में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने आप में उनको भी इस चुनाव में साबित करना है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भाजपा का जिस तरीके से जो हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, और जो हिंदुत्व की लहर पूरी तरीके से गायब हुई उत्तर प्रदेश से, उसके बाद ये देखना है कि अब आगे क्या होता है। क्या पब्लिक जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करती है, या पब्लिक जो है वो जातीय समीकरण के मुद्दे पर वोट करती है, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण के मुद्दे पर वोट किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव का जो जातीय समीकरण था उसमें काफी कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, काफी कुछ बदलाव दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं आपको कि जो दलित वोटर इंडिया गठबंधन की तरफ गया, सपा की ओर गया, कांग्रेस की ओर गया, 1 तारीख के फैसले के बाद उस वोटर के अंदर कहीं ना कहीं निराशा है। वो अब पूरी तरीके से सपा और कांग्रेस से अलग हो चुका है। बीएसपी को 9% वोट जो है वो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिला। मैं आपको बताऊं कि बीएसपी का प्रदर्शन और खराब हो गया, लेकिन अब जो दलित वोट है जो अपना घर फूंक कर कांग्रेस की ओर गया था, वो कहीं ना कहीं बीएसपी की ओर वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना है कि बीएसपी उसको अपने पास कितना बुला पाती है, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी, मैं बताऊं बीएसपी ने कटहरी में चुनाव अपने प्रत्याशी उतार दिया, मंझवा प्रत्याशी उतार दिया है, और जो है मिल्कीपुर में प्रत्याशी दे दिया था। 4 सीटों पर बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बसपा के लिए सबसे बड़ा अपनी विरासत का वजूद बचाने का चुनाव हो जाता है, और ऐसे में बीएसपी को इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को साबित करने की जरूरत है। वरना उनका जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है हरियाणा चुनाव के बाद और तमाम जगहों पर, खासकर यूपी में जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, तो उनके वोटर के अंदर भी हताशा है। लेकिन जो उनका वोटर कांग्रेस की ओर चला गया था, सपा की ओर चला गया था, क्या वो इस बार जाता है या नहीं जाता है, ये देखना है। ये देखना जरूरी है कि जो सपा और कांग्रेस का वोटर, जो सपा और कांग्रेस के पास जो दलित वोटर गया था, क्या वो इस बार भी उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस की ओर जाएगा। अगर जाता है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मजबूत चुनाव हो जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो फिर जो चुनाव है वो पूरी तरीके से ताबड़तोड़ त्रिकोणीय होगा, क्योंकि अगर वो बीएसपी के पास वापस आता है तो। मैं आपको बताऊं चंद्रशेखर आजाद भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उपचुनाव में। ऐसे में अगर वो दलित वोटर टूटकर बिखरता है बीएसपी और एएसपी की ओर जाता है, तब भी दोनों पार्टियों को नुकसान, तब भी बीएसपी को नुकसान है, और कहीं ना कहीं फिर बीजेपी का खेल जो है पूरी तरीके से बन सकता है। लेकिन हिंदुत्व की लहर पर क्या वोट बीजेपी को पड़ता है ये भी देखना बाकी है। समाजवादी पार्टी को जाति समीकरण पर वोट पड़ता है ये भी देखना बाकी है, और क्या बीएसपी अपना कोर वोटर अपने पास वापस ले आ पाती है ये भी देखना बाकी है, क्योंकि ये चुनाव जो है पूरी तरीके से अग्नि परीक्षा नजर आ रहा है। अब देखना है कि आगामी आगे चलकर क्या होता है। हाँ, महाराष्ट्र के नतीजे क्या होते हैं, झारखंड के नतीजे क्या होते हैं, और
साथ ही साथ यूपी उपचुनाव के नतीजे क्या होते हैं, क्योंकि यूपी उपचुनाव को 2027 से पहले एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, बड़ी चुनौती देखा जा रहा है, क्योंकि यहां से ही 2027 का मोमेंटम जो है बनने वाला है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति को जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाली हैं कि किसको किस रणनीति को लेकर काम करना है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो कई चुनावी इन तीनों चुनावी पार्टीज के सामने सामने आ रहा है कि आगे किस तरीके से काम इनको करना है। लेकिन तीनों ही दलों के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी को अपना वजूद बचाना है, किसी को अपनी विरासत बचानी है, और किसी को जिसके पास वो है उसको वो बचाना है। तो ये चुनाव तीनों ही पार्टी के लिए एक बड़ा चुनाव अग्नि परीक्षा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।